हाँ बच्चों, हमारा ये व्याख्यान जो है आज संविधान और प्रशासनिक विधि के एक कॉमन टॉपिक पर है। अब बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है जनहित याचिका, लोकहितवाद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ आज इस कॉन्सेप्ट को कि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया जनहित याचिका। क्योंकि जनहित याचिका के माध्यम से ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम जन समस्याओं को खोल करके रख दिया है, एक जनता की अदालत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जनहित याचिका का चलन भारतवर्ष में हमारे सर्वोच्च न्यायालय की मजबूत पहल से ही संभव हो सका है। मैं आपको बता दूं कि हमारा संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और संविधान के जरिए हमारे संविधान निर्माताओं ने न्याय के उच्चस्थ आदर्शों को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और न्याय का मतलब, न्याय का बहुत ही विस्तृत मतलब निकाला है। न्याय मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, समाज, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और साथ में ये भी कहा है कि न्याय सबको सुलभ होना चाहिए। न्याय केवल उसी की बपौती नहीं है जिसकी जेब भरी हुई है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या एजुकेशनली अच्छी कंडीशन में है, एजुकेटेड है। सर्व सुलभ न्याय का नारा है। ऐसा नहीं कि संविधान के उपबंधों का फायदा केवल उन्हीं को मिलेगा जो धनी हैं और जो वकीलों की लंबी फीस दे सकते हैं। ये संविधान, देश की विधियां सभी के लिए बनाई गई हैं और न्याय सबको मिलना चाहिए, सर्वसुलभ न्याय होना चाहिए। एक कहावत है, जस्टिस मस्ट बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि व्यवहार में इसका ठीक उलट है। न्याय केवल उसी को मिल रहा है जो वकीलों की लंबी फीस दे सक रहा है, जो न्यायालय को अप्रोच कर सक रहा है। हमारा देश, भारतवर्ष, बहुत ही विशाल देश है। तमाम तरह के लोग, 70% 60% आबादी गांव में रहती है, सुदूर गांव में, जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड कंडीशन में हैं। वो मतलब सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो उनके क्या अधिकार नहीं हैं? देखा कि सरकार के अन्य 2 अंग बिल्कुल उदासीन हैं अपने कर्तव्यों को निभाने के प्रति। तो ऐसे में तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसको जनहित याचिका कहते हैं, और इसके लिए उसने पैसेज बनाया। एक नियम है, आप लोग सुनते होंगे, लोकस स्टैंडाई का नियम। कहते नहीं है वकील कि आपका लोकस नहीं बन रहा है। लोकस स्टैंडाई को कहते हैं स्ट्रिक्ट रूल ऑफ स्टैंडिंग। और यह सिद्धांत जो है इंग्लैंड में डेवलप हुआ था। यह सिद्धांत यह कहता है, सार में मैं बता दूं, समय कम रहता है, कि वंस लीगल कैपेसिटी टू इन्वोक द जुरिसडिक्शन ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये नियम बताता है कि एक व्यक्ति सक्षम न्यायालय की अधिकारिता को कब प्रयोग कर सकता है। कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय की अधिकारिता को प्रयोग करने का हकदार तब होता है जब उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, अर्थात उसे व्यक्तिगत रूप से सफल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अधिकार का उल्लंघन हमारे हो और वाद हमारी तरफ से कोई दूसरा लावे। इसी को कहते हैं लोकस स्टैंडाई का नियम। लोकस, स्पेलिंग लिखिए LOCUS, लोकस। फिर दूसरा इसमें शब्द है स्टैंडाई। स्टैंडी है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन स्टैंडाई ही पढ़ा जाता है, STANDI, लोकस स्टैंडाई। तो इस कठोर नियम को लिबरलाइज किया इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनसामान्य को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि आर्टिकल 32 यदि पढ़ें, जिसके बारे में हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने लिखा है कि मुझसे पूछा जाए कि एक अनुच्छेद का नाम लो जिसके न रहने पर संविधान के रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो मैं केवल एक ही आर्टिकल का नाम लूंगा, वो है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर जिम्मेदारी इंट्रस्ट की गई है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत वह न केवल संविधान के संरक्षण करे बल्कि नागरिकों के मूल अधिकारों की भी सजग प्रहरी होकर के कार्य करे। तो अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हुए जनसामान्य को न्याय सुलभ कराने के लिए, सर्वसुलभ न्याय की धारणा को चरितार्थ करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वांछा के अनुरूप इस स्ट्रिक्ट रूल ऑफ स्टैंडिंग लोकस स्टैंडाई के कठोर नियम को लिबरलाइज किया
इसमें जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है उसमें देखिए जस्टिस PN भगवती साहब, जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब, ये सब माइलस्टोन जजेज हैं कि जिनके जजमेंट आज भी कोर्ट किए जाते हैं। तो उनकी ही देन है कि भारतवर्ष में आर्टिकल 21 के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट डेवलप किया और एक तरह से एक न्यायिक सक्रियता आ गई भारतवर्ष में। और इस याचिका के जरिए, इस कॉन्सेप्ट के जरिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम जन समस्याओं को खोल कर रख दिया और न्याय को जन सामान्य के लिए बिल्कुल सर्वसुलभ बना दिया। ये मैं पहले आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PIL। तो PIL को परिभाषित करते हुए एक लाइन में PIL के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कृष्णा अय्यर साहब ने जो लिखा है बहुत ही सुंदर है, इसको नोट डाउन करिए। एक लाइन में उन्होंने बताया है, PIL is the service of the pupil which is service of the God। जनहित याचिका जो है इट इज सर्विस ऑफ द पीपल, ये जनता की सेवा है। जब आप जनता की सेवा करेंगे तो ऊपर वाला भी खुश होगा। PIL इज द सर्विस ऑफ द पीपल विच इज सर्विस ऑफ द गॉड। इसको और अच्छे ढंग से समझाते हुए हमारे पूर्व न्यायाधीश बहुत ही लर्नेड पर्सन थे, उनका नाम जस्टिस PN भगवती साहब, उन्होंने एक जगह लिखा है, इसको नोट डाउन करिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेपन इन द आर्मरी ऑफ लॉ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेपन इन द आर्मरी ऑफ लॉ फॉर डिलीवरिंग सोशल जस्टिस टू कॉमन मैन। मतलब यह विधि के शस्त्रागार का अत्यंत ही प्रभावशाली अस्त्र है। किस लिए? जनसामान्य को न्याय सुलभ कराने के लिए। यह जनसामान्य को न्याय सुलभ कराने के लिए विधि के शस्त्रागार का अत्यंत ही प्रभावशाली अस्त्र है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेपन इन द आर्मरी ऑफ लॉ। विधि के शस्त्रागार का अत्यंत ही प्रभावशाली अस्त्र है। किसके लिए? जनसामान्य को न्याय दिलाने के लिए। अब PIL का कॉन्सेप्ट ला करके हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जनता के हित को सर्वोपरि वरीयता देते हुए एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। और मैं आपको इस संदर्भ में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम एक न्यूज लेटर को भी रिट याचिका मान लेंगे। जैसे यदि कोई जन समस्या को लेकर लेख अखबार में प्रकाशित हो जाए कि कहीं समाज में कोई वर्ग बहुत ही शोषित है, तो उसको न्यूज लेटर को भी हम जो है रिट याचिका मान सकते हैं। और इस संदर्भ में तमाम टेक्निकल फॉर्मेलिटीज को हम दरकिनार कर देंगे और उसको रिट याचिका मानते हुए आदेश पारित कर देंगे। वैसे तो सामान्यतः इसका प्रारूप वही होता है जो आपके रिट्स का होता है, लेकिन यदि अदालत समझे, उचित समझे, तो इस संदर्भ में न्यूज लेटर को भी रिट याचिका मान सकता है और जनसामान्य को न्याय सुलभ कराने के लिए आदेश दे सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित की है। ऐसा नहीं है कि कोई भी याचिका दाखिल कर दीजिए जनहित याचिका हो जाएगी। पहली बात तो एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हो, जनता की भलाई में हितवत व्यक्ति हो। दूसरा गाइडलाइन ये दिया है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। तीसरा गाइडलाइन है यदि उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो भी तो वह ऐसे इंटरेस्ट को जनसामान्य के साथ शेयर कर रहा हो, क्योंकि टर्म इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट इज नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऐसा नहीं है कि कोई जो है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है याचिका दायर करे, मेन उद्देश्य उसका अपना हित हो और कहे हम तो जनहित याचिका साहब जो है दाखिल कर रहे हैं। तो जनहित याचिका की ग्राह्यता को एक्सेप्ट करते समय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए कि जो ये याचिका लाई गई है उसमें उसका कोई व्यक्तिगत हित तो नहीं है। यदि व्यक्तिगत हित है भी तो उस हित को जनसामान्य के साथ शेयर कर रहा हो, और उसका फॉर्मेट वही होता है जो एक रिट याचिका का होता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो सबसे अहम बात ये कही है कि यदि हम उचित समझते हैं तो इस संदर्भ में सभी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ को हम दरकिनार कर देंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जस्टिस टू ईच एंड एवरी पर्सन। हम न्यूज लेटर को भी रिट याचिका मान लेंगे। हमारा उद्देश्य जनसामान्य को न्याय दिलाना है, क्योंकि न्याय सबको सुलभ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्याय केवल उसी को मिलेगा जिसकी जेब भरी हुई है या जो वकीलों की लंबी फीस दे सकता है। इस प्रकार
ये लोक हितवाद, जनहित याचिका, EIL का कॉन्सेप्ट डेवलप करके सर्वोच्च न्यायालय ने भारतवर्ष में न्यायिक सक्रियता ला दी, जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। और जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भूमिका के साथ 100% न्याय किया है, क्योंकि आर्टिकल 32 में उस पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है कि सरकार के अन्य 2 अंग उदासीन हैं, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आर्टिकल 32 में दी गई उसको जो भूमिका दी गई है, उसके तहत जो है उसको सक्रिय होना पड़ा। इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और जब न्यायालय सक्रिय हो रहा है तो सरकार के अन्य 2 अंग हो हल्ला मचाते हैं। क्यों हो हल्ला मचाते हैं? भाई, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। जो संविधान में आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप उसका निर्वहन नहीं करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफियर करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 32 में उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ मैं अपना ये संक्षिप्त व्याख्यान समाप्त